कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, जिसे आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये नया टॉपिक है। जब भी किसी नए टॉपिक की शुरुआत होती है तो वास्तव में हमें उसमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमें कोई बात किसी चैप्टर के शुरू में समझ में आ गई तो हमें वही चैप्टर बहुत आसान लगता है, और यदि हमें किसी भी चैप्टर के शुरू की बात समझ में नहीं आई यानी प्रारंभ की, तो हमें वह पूरा का पूरा चैप्टर अत्यंत कठिन लगता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में सुने कि इसका नाम क्या है, हमें इसको पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं हैं। हालांकि इसका रिटन वर्क हमने आपके ग्रुप में भेजा है, उसे हो सकता है आप लोगों ने अपने फेयर कॉपी में लिखा हो, लेकिन उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये नया चैप्टर है, इसका नाम है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, यानी दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, दृढ़ पिंडों यानी रिजिड बॉडीज की घूर्णन यानी दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। अब हम इसी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पार्ट हमने इस तरह से बोर्ड में लिखे हैं। 11 पार्ट्स, कितने नंबर तक, यानी 1 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक के पार्ट को हमने बोर्ड में लिखा हुआ है। उन्हीं को हमें आज पढ़ना है, समझना है, विधिवत आपको ध्यान से सुनना है। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। बस आप पूरी तन्मयता से इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको इसमें हमें कौन सी परिभाषा बतानी है, जिसका नाम है बल आघूर्ण। क्या नाम है? बल आघूर्ण की परिभाषा है। देखो, नाम से ही पहले सुनो, क्या नाम है? बल आघूर्ण, यानी बल का आघूर्ण, यानी किसी बल का किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण टाउ, इसका प्रदर्शन ऐसे होता है टाउ से। किसी बल का किसी घूर्णन अक्ष के परितः या किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण टाउ, बल के परिमाण F एवं बल की क्रिया रेखा से उसकी लंबवत दूरी, यानी बल की उस अक्ष से जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, उसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान से सुनिए, बलाघूर्ण क्या है? बलाघूर्ण यानी किसी बल का किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण टाउ, बल के परिमाण F तथा उस अक्ष से, यानी जिस अक्ष के परितः निकाल रहे तथा उस अक्ष से उस बल की जो क्रिया रेखा है उसकी लंबवत दूरी R के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? बलाघूर्ण। तो भैया पहली परिभाषा हमने पढ़ी कि बलाघूर्ण क्या है। बहुत सरल है, ध्यान पूर्वक बस इसे याद रखना है कि किसी बल का किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण टाउ, बल के परिमाण F एवं बल की उस अक्ष से जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है उसके R के, यानी बल जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी R है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सूत्र क्या है? बल आघूर्ण टाउ बराबर बल के परिमाण F से उसी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी R का गुणा करा दे तो बल आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना हो तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। मात्रक तो आप समझते ही हो, बल से न्यूटन, R से मीटर, यानी मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन
मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब अगर इसे हमने सदिश रूप में लिखा है तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ये राशि कैसी है, सदिश। परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम उसके प्रकार की चर्चा करते हैं कि यह कितने प्रकार का बल आघूर्ण होता है। तो हम लोग इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है धनात्मक बल आघूर्ण और दूसरा है ऋणात्मक बल आघूर्ण। धनात्मक बल आघूर्ण देखिए क्या होता है। जब हम किसी पिंड में कोई बाह्य बल लगाएं, ध्यान से सुनना, यदि हम किसी पिंड में कोई बाह्य बल लगाएं यानी कोई बाहर से उसमें बल आरोपित करें और बल लगाने से वह पिंड कौन से वामावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखता हो, यानी जब हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएं और वह पिंड कौन सी दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता हो, वामावर्त यानी घड़ी के सुइयों की दिशा के विपरीत वामावर्त घूमने की दिशा की क्या रखता हो, प्रवृत्ति, यानी वैसा ही करना चाहता हो। तो इस प्रकार के बल आघूर्ण को हम लोग धनात्मक बल आघूर्ण, यानी धनात्मक बल आघूर्ण में कैसे घूमने की प्रवृत्ति, वामावर्त। और इसी का जस्ट उल्टा, यदि कहीं वह दक्षिणावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो फिर बल आघूर्ण ऋणात्मक होता है। यानी यदि हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएं और वह दक्षिणावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो फिर वो बल आघूर्ण ऋणात्मक, और यदि वामावर्त घूमने का यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो धनात्मक, क्लॉकवाइज घूमे तो ऋणात्मक बल आघूर्ण होता है। चलते हैं आगे दृढ़ पिंड की ओर। दृढ़ पिंड क्या है, यानी कि रिजिड बॉडी क्या है? तो देखो जो दृढ़ होता है वो दृढ़ है, पत्थर टाइप का। यानी जब हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएं और उसके कणों में कोई विस्थापन ही ना हो एक दूसरे के सापेक्ष, यानी कोई अपने स्थान से हिले डुले तक नहीं, मतलब उसके कणों में कोई विस्थापन ना हो सापेक्ष, अर्थात हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगा तो रहे हैं लेकिन उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड की परिभाषा इस प्रकार से आप लोगों को बोलनी है कि जब हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं और यदि उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। कैसे पिंड को? यानी ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। देखो घूर्णन गति क्या है, घूर्णनक्ष क्या है या कोणीय गति क्या है? देखो घूर्णन गति या कोणीय गति तो एक है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है, ऐसे ऐसे, जैसे पंखे की गति, हमारे सीलिंग फैन की, लट्टू की गति, यानी एक स्थिर अक्ष के परितः ऐसे ऐसे गति करता है। तो ऐसी गति को हम कौन सी गति, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति या कोणीय गति कहते हैं। अब जैसे कह दो कि सर ये घूर्णन गति में साइकिल का पहिया है, ये धुरा है, ये पहिया ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो भी घूर्णन गति का उदाहरण है। हम कह रहे हैं हमारे पंखे का जैसे बोला वो भी घूर्णन गति का उदाहरण है, साइकिल का पैडल है ऐसे चलाते हैं वो भी, तो ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। यानी जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है तो आप समझिए कि फिर इस गति को हम क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। और जिस स्थिर अक्ष के परितः गति करता है उसी अक्ष का तो नाम है घूर्णन अक्ष। क्या नाम है उसका? घूर्णन अक्ष। जैसे कोई कह दे घूर्णन अक्ष क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? जिस स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति होती है उसी अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं।
बस ये परिभाषा है घूर्णन अक्ष की। तो घूर्णन गति की भी ध्यान रहेगी कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है तो उसकी इस गति को घूर्णन गति कहते हैं और उसी स्थिर अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। और सबसे इसकी अहम बात नीचे क्या लिखी है, त्वरित घूर्णीय गति। यानी एक बात सुनो, जब कोई पिंड मान लो घूर्णन गति तो कर रहा है लेकिन उसका कोणीय वेग समय के साथ साथ क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। यानी जब किसी पिंड का कोणीय वेग समय के साथ साथ क्या चलता है, बदलता है यानी बढ़ता है, तो फिर ऐसी गति को हम त्वरित घूर्णन गति कहते हैं, त्वरित घूर्णीय गति कहते हैं। यानी वो क्या हो रहा है, वहां पर समय के साथ साथ उसके वेग में वृद्धि हो रही है, कोणीय वेग में वृद्धि हो रही है, तो हम ऐसी गति को त्वरित घूर्णीय गति कहते हैं। तो चलिए अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा ये सब चीजें, बलागुण के प्रकार और दृढ़ पिंड, घूर्णन गति, घूर्णन अक्ष, कोणीय गति, त्वरित घूर्णीय गति। देखो इसमें और इसमें फर्क है। कोणीय गति में बस इतना बोलना है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है तो घूर्णन गति या कोणीय गति। लेकिन जब इसमें कोणीय वेग का मान, यानी जब घूर्णन गति में कोणीय वेग का मान समय के साथ साथ बढ़ने लगता है या बदलने लगता है तो हम ऐसी गति को त्वरित घूर्णीय गति कहते हैं। आगे बात है कोणीय त्वरण की। सबसे अहम बात इसके सूत्र से याद रखो। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर एक सूत्र है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान डेल्टा टी या डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। इसका मात्रक खुद ही रेडियन पर सेकेंड होता है, नीचे एक सेकेंड और लगा है यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मात्रक, कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे, एकांक समय, देखो डेल्टा टी नीचे लगा है यानी समय कहाँ है, नीचे, तो क्या बोलेंगे, एकांक समय में हुए, कैसे समय में हुए, एकांक समय में हुए कोणीय वेग परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक, कोणीय त्वरण का। तो हमें अब बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस सूत्र से परिभाषा, यानी क्या, एकांक समय में हुए कोणीय वेग परिवर्तन। भाई अंतिम कोणीय वेग में प्रारंभिक कोणीय वेग घटाया जा रहा है तो कोणीय वेग परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक ये होता है। अब देखिए इसके बाद का टॉपिक क्या है, जहां पर हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि रेखीय त्वरण ए तथा कोणीय त्वरण अल्फा में यह संबंध होता है, यानी ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा प्रूव करना अक्सर एग्जाम में आ जाता है। सिद्ध करो रेखीय त्वरण ए तथा कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध ए बराबर आर अल्फा। कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसमें ऐसे बोलना कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः, माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है। क्या बोलेंगे, माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः कैसे घूम रहा है, कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है। जब कोणीय त्वरण अल्फा लग रहा है तो इससे क्या होता है, उसका कोणीय वेग डेल्टा टी समय में ओमेगा 1 से बढ़कर ओमेगा 2 हो जाता है। पहले ध्यान से सुनना परिभाषा, कैसे बोलोगे, माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय त्वरण या कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, जिसकी वजह से उसका कोणीय वेग डेल्टा टी समय में बढ़कर कितना हो जाता है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाता है। तब कोणीय त्वरण अल्फा यानी परिभाषा अनुसार ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान टी या डेल्टा टी। फिर हमें पता है चूंकि v बराबर क्या हमने पढ़ा है, आर ओमेगा,
तो इसलिए ओमेगा बराबर v अपान आर। तो ध्यान दीजिए, जब वो किसी गुणन अक्ष के परितः था तो रेडियस तो r थी और ये था v, तो ओमेगा 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, v2 अपान आर, क्योंकि वेग बदल रहा है, कोई त्रिज्या तो बदल नहीं रही। ओमेगा 1 की जगह v1 अपान आर होल अपान डेल्टा टी, या हम इसको v2 माइनस v1 अपान डेल्टा टी इंटू में लिख देंगे 1 अपान आर। फिर आप इसको भी लिख सकते हो डेल्टा v अपान डेल्टा टी इंटू 1 अपान आर। और हम आपको बता दें, हम लोग खुद जानते हैं कि ये क्या है, डेल्टा v अपान डेल्टा टी वेग परिवर्तन की दर, और इसको क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसलिए अल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा v अपान डेल्टा टी की जगह a इंटू 1 अपान आर, या स्मॉल a बराबर आर अल्फा, या स्मॉल a बराबर आर अल्फा। इस प्रकार से हमें ये भी अपना फार्मूला प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान पार्ट है। बस शुरू ऐसे करना, माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, जिससे उसका कोणीय वेग डेल्टा टी समय में ओमेगा 1 से बढ़कर ओमेगा 2 हो जाता है। यदि हो जाता है तो फिर कोणीय त्वरण अल्फा का फार्मूला और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के यहाँ से मान, क्योंकि रेडियस बदलेगी नहीं, जब कोई ऐसे घूमेगा क्या बदलेगा, सिर्फ उसका कोणीय वेग। तो हमने v2 अपान आर माइनस v1 अपान आर हमें ये मिला, जिसकी जगह में हम रेखीय त्वरण रख देते हैं और हमें अपना फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब देखिए घूर्णन गति के समीकरण कैसे मिलेंगे। देखो 3 समीकरण हैं। पहला तो जो हमारा होता है रेखीय गति का v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा आप पढ़ेंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा आप पढ़ेंगे वो क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। लेकिन इनकी जगह में बदल के आना क्या है, घूर्णन गति के क्या होंगे। तो ध्यान दीजिए, हम इसमें ऐसा बोलते हैं कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, तो जहां रेखीय त्वरण हुआ करता था उसकी जगह क्या आएगा, कोणीय त्वरण। माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष, भाई घूर्णन गति के समीकरण, तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, जिससे उसका प्रारंभिक वेग यानी u ओमेगा नॉट से बढ़कर डेल्टा यानी टी समय में, कितने समय में, समय टी बराबर टी ही रहेगा, टी समय में ओमेगा नॉट से बढ़कर ओमेगा हो जाता है। और इसी दौरान वो क्या करता है, इसी दौरान उसका कोणीय विस्थापन भी क्या हो जाता है, जो यहाँ रेखीय होता है वो कोणीय हो जाता है, कोणीय विस्थापन थीटा प्राप्त हो जाता है। इतना पहले हमें उसमें बोलना पड़ेगा, तब कहीं ये आप शुरू कर पाएंगे। पहले ऐसे ही बोलोगे कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, जिसकी वजह से टी समय पश्चात उसका प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट से बढ़कर ओमेगा हो जाता है, और इसी दौरान उसका कोणीय विस्थापन यानी वो कितना कोणीय विस्थापन प्राप्त कर लेता है, थीटा, टी समय में। तो अब क्या क्या परिवर्तन आएंगे, जहां a मिलेगा वहां अल्फा रख देना है, जहां u मिलेगा वहां ओमेगा नॉट रख देना है, जहां v मिलेगा वहां ओमेगा रख देना है, जहां t मिलेगा वहां t रखना है, जहां यस मिलेगा वहां पर अब यस नहीं क्या रखना है, थीटा। तो देखिए घूर्णन गति का पहला समीकरण, तो सबसे पहले हम लिख देंगे, हम जानते हैं रेखीय गति का, तो रख दिया, तो v की जगह घूर्णन गति के लिए v की जगह क्या आएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस a की जगह अल्फा टी, यानी ये हो गया हमारा घूर्णन गति का पहला समीकरण। दूसरा भी आ जाएगा, यस की जगह क्या रखोगे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, ये हमको मिल गया दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण, दूसरा, किसके लिए है,
ये है आपकी घूर्णन गति का दूसरा समीकरण, वो था पहला समीकरण। अब देखिए तीसरा समीकरण, v स्क्वायर यानी कि v की जगह ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। हमको इस प्रकार से अपने सारे मान प्राप्त हो गए, तीनों समीकरण। यही जो तीन समीकरण है देखिए बच्चों, यही हमारे घूर्णन गति के समीकरण माने जाते हैं। कौन से गति के? घूर्णन गति के। आप देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, फिर उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, और सबसे अंत में जड़त्व आघूर्ण क्या है। जड़त्व आघूर्ण, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो बचे हुए टॉपिक हैं यही तीन बचे। रेखीय संवेग संरक्षण यानी यदि किसी निकाय में कोई बाह्य बल कार्य ना करे, सबसे अहम बात, ये आपको कक्षा 9 में भी प्रूव कराया गया था, ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लेकिन कोई बात नहीं, सब भूल गए होंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से ध्यान दिला दें केवल कि यदि किसी निकाय में कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। क्या नियत रहता है? रेखीय संवेग नियत रहता है, सबसे अहम बात। और थोड़ा थोड़ा फर्क है इन दोनों में। और यदि किसी निकाय में कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, देखो पहले वाले में क्या था कि यदि किसी निकाय में कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो वहां पर क्या नियत रहेगा? रेखीय संवेग। और यदि किसी निकाय में क्या काम ना करे, कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। दोनों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें कार्य क्या नहीं करता है, इसमें बाह्य बल कार्य ना करे और इसमें बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे। अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या है। सबसे आज का अंतिम टॉपिक है, लेकिन इसको समझने से पहले, इसकी परिभाषा को समझने से पहले प्रैक्टिकल ध्यान से सुनो। हम ये मान लें कि ये जैसे देख रहे हो, माना कोई पिंड है और इस पिंड में बहुत सारे कण हैं। तो हम ये मान लें कि माना कोई पिंड जिसके कणों के द्रव्यमान क्या है, m1, m2, m3, mn तक है, और इनकी घूर्णन अक्ष से संगत दूरियां क्रमशः क्या क्या है, r1, r2, r3, rn है। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस ऐसे mn rn स्क्वायर तक, यानी n कणों तक। या इसी को ऐसे रख दे सिग्मा, यानी सबका योग सिग्मा mr स्क्वायर। मात्रक आप खुद समझ सकते हो, m से हो गया किलोग्राम और r से हो गया मीटर, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर। सबसे अहम बात, ये ना तो राशि सदिश है जड़त्व आघूर्ण, ना आदेश, ये है राशि आपकी प्रदिश। कैसी राशि है? प्रदिश, यानी टेंसर राशि है। कैसी राशि है? टेंसर। यानी ये जो जड़त्व आघूर्ण है ना, ये ना तो सदिश राशि है और ना ही अदिश राशि है। अब इसकी परिभाषा देखो क्या है। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष या किसी स्थिर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई
उस पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों, उस पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों और इनकी घूर्णन अक्ष से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ध्यान रखना, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या बताओगे? किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों, समस्त कण के द्रव्यमान जैसे m1 m2 m3 डॉट 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 mn तक समस्त कणों के द्रव्यमानों और इनकी घूर्णन अक्ष से संगत दूरियां क्या है? m1 की है r1, m2 की है r2, m3 की है r3, mn की है rn तक असंख्य कण है आपके। तो किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी संगत दूरियों के कैसे वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। नई लाइन से, यदि इस पिंड के कण क्रमशः क्या हो m1, m2, m3 डॉट 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 और संगत दूरियां क्या हो r1, r2, r3 डॉट 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 हो, तो परिभाषा अनुसार I बराबर ऐसे रख देंगे, सबको जोड़ के सिग्मा लगा देंगे। राशि कैसी है? प्रदेश यानी टेंसर। मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सामान्यतः जो सूत्र लगेगा वो यही लगेगा, I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। इसी के आधार पर आपको इसका मात्रक भी याद रखना है। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में बच्चों हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का मैटर आप तैयार करेंगे। फिर जो इसके आगे का पार्ट होगा उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे बेहतर ढंग से तैयार करें और इसको तैयार करने के साथ साथ इसका अभ्यास भी करें और कंप्लीट रखें। नमस्कार।